नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। 7 बजे 7 गुड न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। आपको दिखाएंगे 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं और पहली गुड न्यूज रक्षा क्षेत्र से आई है। दुश्मनों का काल पिनाका अब और ज्यादा ताकतवर बन गया और इसीलिए हमारी गुड न्यूज नंबर 1 यही है। पिनाका का नया अवतार प्रहार के लिए तैयार। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका अब नए अवतार में सामने आया है। पिनाका अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा घातक बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित पिनाका के प्रहार की रेंज दोगुनी हो गई है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने हाल ही में अपना यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब ये जल्दी ही भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो कहें कि पिनाका रॉकेट की रेंज बढ़ने से और ज्यादा घातक हो गया है। दरअसल पिनाका की पहले जो रेंज थी वो 37 किलोमीटर थी, वहीं अब इसके नए वर्जन में मारक क्षमता को बढ़ाकर 75 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। यानी कि ये क्षमता अब दुश्मन के ठिकानों को पहले से दोगुनी दूरी तक तबाह करने में सक्षम है। नया पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम अब सिर्फ फायर एंड फॉरगेट हथियार नहीं रह गया है, बल्कि ये अब जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से भी लैस हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से भारत के स्वदेशी हथियारों की धमक आज दुनिया मान रही है। ऐसे में पिनाका का सफल परीक्षण दुनिया में भारत की धाक को और भी मजबूत करता है। पिनाका के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी और आत्मनिर्भरता की इसी शक्ति के साथ भारत अपने हथियारों को नई धार और रफ्तार देने में जुटा हुआ है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की एक्सटेंडेड रेंज के यूजर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। अलग अलग फेजेस और अलग अलग टेरेन में हुए इन यूजर ट्रायल्स में ये साबित हुआ कि पिनाका की रेंज अब 35 से 75 किलोमीटर तक बढ़ गई है और गाइडेड पिनाका मिसाइल और ज्यादा घातक हो गई है। 44 सेकंड में 72 राउंड फायर करने वाली पिनाका अब जल्द ही भारतीय सेना का हिस्सा बनेगी अपने नए अवतार में, और चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों ही फ्रंट्स पर इसे डिप्लॉय किया जाएगा। पिनाका के नए अवतार के सेना में शामिल होने से सेना की मजबूती कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में बता रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बहुत ही जल्दी सेनाओं में शामिल हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल हथियार है। इसकी अब रेंज बढ़ा दी गई है। तकरीबन 75 किलोमीटर दूर ये पिन पॉइंट हमला करने में सक्षम रहेगा। एक सैनिक होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि आप समझिए कि अगर 72 रॉकेट 44 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर और 800 मीटर ये लंबाई चौड़ाई उसके अंदर एक साथ गिरते हैं तो उसके अंदर जो भी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है। तो जो वहाँ पर हैं टारगेट एरिया में, उनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी, शॉक होगा, कैजुअलिटी होगी। और जब तक वो समझिए 72 रॉकेट आके गिर गए वहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका। और जो खास तौर से जो नए पिनाका हैं ये जीपीएस गाइडेड है, यानी कि पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम रहेंगे। जहां पर भी जाना है बिल्कुल ठीक उसी जगह पर हमला करेंगे जहां दुनिया के दुश्मन के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उनकी गाड़ियां इकट्ठी हैं या कोई इस तरह से गाड़ियां इकट्ठी होकर जा रही हैं कहीं पर, उनके ऊपर हमले में बड़े कारगर साबित होते हैं। ये टेस्टेड भी हैं। अर्मीनिया को भी हम इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया में कई देशों से इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, जानकारी हासिल की जा रही है। आगे बढ़ेंगे दूसरी गुड न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2018 में छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रखने के उद्देश्य से शुरू हुए इस कार्यक्रम ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऐसे में आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल परीक्षा पर चर्चा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों के बीच चर्चा के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा ने इतिहास रच दिया है। परीक्षा पे चर्चा ने एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सम्मान हासिल किया है। दरअसल इस साल परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के दौरान 3.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और एक कार्यक्रम के लिए इतने लोगों का एक साथ
करवाना एक रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ने इसे अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से सौंपा गया, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रहण किया। पहली बार परीक्षा पे चर्चा का आयोजन 16 फरवरी 2018 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया था और तब से हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी क्लास लगाते हैं और छात्रों में तनाव दूर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें टिप्स भी देते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को बच्चे, अभिभावक, शिक्षक कितना पसंद करते हैं ये हम सब जानते हैं। हर साल एग्जाम के पहले प्रधानमंत्री अपनी मोटिवेशनल बातों से बच्चों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन जीवन को पढ़ाई से बढ़कर समझें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो आप जीवन में उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक नए मुकाम पर पहुंचा है। आज सरकार ने खुद ये घोषणा की है, ये सूचना दी है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। परीक्षा पर चर्चा के 8वें एडिशन का 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वाले दुनिया के किसी भी प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा नंबर्स को दिखाता है। परीक्षा पर चर्चा की 8वें एडिशन में 3 करोड़ 53 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो कि सबसे ज़्यादा हैं और इसी कैटेगरी में ये अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक ऐसी खोज की है जिसने पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी है। इन नई खोज से भारत के मानव इतिहास की समय रेखा 5000 साल और पीछे जा सकती है। आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। कच्छ में 9000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण। कच्छ में भारतीय शोधकर्ताओं को शंखों और सिपियों के ऐसे ढेर मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले भी मानव बस्ती हुआ करती थी और ये तटीय इकोसिस्टम के संसाधनों के जरिए अपना जीवन बिता रहे थे। गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा के बारे में सब जानते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त धोलावीरा में करीब 4000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी जगह से थोड़ी दूर एक और ऐसी जगह मिली है जिसने पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी है। यहाँ पर करीब 9000 साल पुरानी सभ्यता के निशान मिले हैं। इस खास पुरातात्विक खोज में 9000 साल पुराने मानव निवास के प्रमाण मिले हैं, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के उदय से भी 5000 साल पहले यहाँ पर लोगों के रहने की पुष्टि हुई है। हड़प्पा काल से पहले इस बस्ती की खोज IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IUAC दिल्ली और PRL अहमदाबाद के रिसर्चर ने मिलकर की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उस समय के निवासी शिकारी हुआ करते थे और वो तटीय और मैंग्रोव इकोसिस्टम आधारित संसाधनों पर निर्भर थे। हम लोगों को नए तरीके से डेट्स आए हैं 7500 BC से शुरू करके 4000 BC तक। इतना एक बड़ा सा एक टाइम ब्रैकेट में लोग वहाँ अंटर गैदरर स्टेज में रहते थे सभ्यता के बहुत पहले, हड़प्पन आने से पहले। लेकिन ये लोग लोकल वातावरण पूरा समझते थे और ये जो शेल स्पीशीज है वो मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ही पलता था, इसलिए उस जमाने में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे वहाँ रहते होंगे। इन लोगों ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भी इन लोगों का कॉन्टेक्ट रहा होगा। शोधकर्ताओं ने कच्छ के खादिर बेट द्वीप के आसपास 20 जगहों की खुदाई की थी, जिसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजों के अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे अहम सीपों के ढेर और पत्थर के औजार हैं। इन दोनों चीजों से यह जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई इंसानी आबादी बहुत पहले रह रही थी, जो समुद्र से मिलने वाले जीव जंतुओं को खाकर जीवन यापन करती थी। वैज्ञानिकों को खुदाई में शेल मिडेंस के ढेर मिले हैं। ये असल में शंख, सीप, गैस्ट्रोपॉड जैसे समुद्री जीवों के खोलों के ढेर होते हैं, जिन्हें इंसान खाकर फेंक देता है। इन सब खोलों को जबरन खोले और तोड़े जाने के निशान मिले हैं।
इसके अलावा कुछ खोलों के पकाए या गर्म किए जाने के भी सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय के लोग शंखों और सीपों को तोड़कर उसके अंदर का मांस निकाल कर खाते थे। इसका अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि खुदाई में खुरचने, काटने और चीरने जैसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। इसके साथ साथ क्या है, हम लोगों को कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं। कुछ जगह जैसे बामन का है, जनान है, लोंगवाली है, 3-4 इलाके में से हम लोगों को टूटे हुए पत्थर के औजार भी मिले हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा पुराना जमाने में। कई सारे औजार बनाने के लिए उसको कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं हम लोग इसको। ये एक ही साथ लकड़ी में फंसा के नाइफ भी बना सकते हैं, सिकल भी बना सकते हैं, तो उसको और यूज किए होंगे। पहले ये माना जाता था कि कच्छ क्षेत्र में मानव बस्तियां मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव से आई, लेकिन यह खोज इस थ्योरी को पूरी तरह से बदल रही है। इस खोज से पता चलता है कि यहाँ का विकास स्थानीय स्तर पर और हजारों साल पहले शुरू हो चुका था। डेटिंग को लेकर के, क्योंकि अभी जो शेल्स हैं हमारे पास उसका हमने AMS डेट किया है, एक्सीलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। C14 डेटिंग है बेसिकली IUAC से दिल्ली में। सो सैंपल, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराने शेल्स हैं, तो शेल्स के ऊपर अगर वो ओपन ऐसे सरफेस पे पड़े हुए हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन। तो ये जो शेल्स हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। शोधकर्ताओं ने यहाँ मिली वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो भी परिणाम मिले वो विश्वसनीय और सटीक हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक कच्छ में मिले शंखों और सीपों का भंडार भारत के तटों पर प्रारंभिक मानव जीवन की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है, जहां इंसान शिकार के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर थे। 1 लाख साल तक कैसे वातावरण रहा होगा। रण जो है आज एकदम साल्ट मार्शी वेस्टलैंड है, लेकिन पुराने जमाने में कैसे रहा होगा। सी लेवल राइस रहा होगा। इंडस नदी जो है हो सकता है डायरेक्टली वहाँ ड्रेन होता होगा सरस्वती के साथ। सो ये सब वातावरण का अध्ययन वो करेंगे हम लोग। जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है मानव जो वहाँ का रहते थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका ही परिणाम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। हम आगे भी इस रिसर्च को दूसरे आइलैंड्स और कच्छ मेनलैंड में बढ़ाने वाले हैं। भारतीय पुरातत्व के इस महत्वपूर्ण खोज ने भारत के मानव इतिहास की समय रेखा को और पीछे धकेल दिया है। यहाँ पर शोध कच्छ के सांस्कृतिक विकास को समझने और भारत के प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सहायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दोस्ती की। दोस्ती वो रिश्ता है जो खून का नहीं होता, लेकिन वक्त, वफादारी और विश्वास से बना होता है, और ये रिश्तों को समय के साथ साथ और गहरा कर देता है। सूरत के भटार इलाके में एक ऐसा ही परिवार है जिनका रिश्ता खून का नहीं लेकिन खून से ज्यादा गाढ़ा है। ये हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी है। एक छत के नीचे 3 पीढ़ियों की दोस्ती। गुजरात के सूरत शहर में भटार इलाके का एक बंगला है जिसका नाम है मैत्री, और इस नाम में ही 2 परिवारों की 8 दशकों से चल रही दोस्ती की कहानी सिमटी हुई है। सूरत का ये देसाई परिवार आज एक मिसाल है जो बताता है कि अगर भावनाएं सच्ची हों तो दोस्ती भी पीढ़ी दर पीढ़ी तक जा सकती है। ये मैत्री निवास है जहां 2 दोस्तों के परिवार की 4 पीढ़ी एक छत के नीचे पिछले 80 साल से एक साथ रह रही है, वो भी उस दौर में जब लोग न्यूक्लियर परिवार पर ज्यादा जोर देते हैं। गुजरात के सूरत में एक ऐसी दोस्ती की मिसाल है जिनका कोई आपसी खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन बरसों तक साथ में रहे, साथ में पढ़े, और इसके बाद उनके बाद जो पीढ़ियां आई, जो दोस्तों की पीढ़ियां आई, जो उनके बेटे हुए, अब उन बेटों के बेटे हुए हैं, तो ये लगातार परंपरा जारी है और दोस्ती अभी भी बरकरार है। ये महज कोई संयोग नहीं है कि 80 साल से 2 परिवार एक छत के नीचे रह रहे हैं। ये 2 दोस्तों से उनके परिवार तक पहुंचे संस्कार और प्यार है जिसने उन्हें 80 वर्षों से साथ जोड़कर रखा है। इस घर में गहरी दोस्ती का ये रिश्ता पिता से बेटों तक,
और अब पोते पोतियों और परपोते तक पहुंच गया है। दरअसल स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1940 में जब दो पड़ोसी विपिन देसाई और गुणवंत देसाई स्कूल पहुंचे तो स्कूल में उनकी दोस्ती हुई। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, आजादी के आंदोलन में एक साथ हिस्सा लिया, यहाँ तक कि दोनों ने खेती और रोजगार भी एक साथ मिलकर ही किया। इनमें दोस्ती इतनी गहरी रही कि जब देश में इमरजेंसी लगी तो दोनों दोस्त साथ में जेल भी गए। चौथी पीढ़ी चल रही है। द्विज और व्योमी वो चौथी पीढ़ी हो गई। जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक साथ कदमताल करने वाले इन दो दोस्तों के बीच अद्भुत केमिस्ट्री का गवाह रहा है ये मैत्री निवास। इस बिल्डिंग में रहने वाले दोनों दोस्त अपनी जिंदगी पूरी करके चल बसे तो उसके बाद उनके बच्चों ने गाढ़ी दोस्ती को बरकरार रखा। आज दोनों परिवारों की दोस्ती दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी तक पहुंच गई है। विपिन भाई ने परिवार का ख्याल किया और फिर तो जब देश आज़ाद हुआ इन्होंने तो एसएससी के बाद दोनों गुणवंत भाई, विपिन भाई, सुमन भाई सबने अभ्यास छोड़ दिया था। देश आज़ाद हुआ फिर वापस वो पूना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ने गए और उन्होंने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर किया और कल्पना की थी कि एक टॉल्स्टॉय फार्म बनाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, टॉल्स्टॉय फार्म बनाएंगे, साथ में खेतों के साथ किसान बन के जिएंगे प्रकृति के साथ, ऐसा तय किया गया था। लेकिन फिर किसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई, किसी को फॉरेन सर्विस में नौकरी मिल गई, तो लोग दोस्त जो थे वो अलग अलग होने लगे क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। तो फिर ये दो रह गए, गुणवंत भाई और विपिन भाई। वो दोनों तो तय किया कि हम तो किसान की ही काम करेंगे और खेती ही करेंगे, साथ में रहेंगे। 80 साल बाद भी दोनों परिवार मैत्री निवास में एक साथ रह रहा है। दोनों परिवार अपने पुरखों की दोस्ती की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। आज मैत्री निवास में दोनों दोस्तों के बेटे, उनकी पत्नी, पोता पोती समेत 10 लोग रह रहे हैं। गुणवंत देसाई और गौतम देसाई में जैसी दोस्ती थी ठीक वैसे ही दोस्ती उनके बेटों में भी है। किस तरह से परिवार को मेंटेन करते हैं? मान लीजिए आप लोग दोनों लोग के पिताजी दोस्त थे, उसके बाद आपने किस तरह से संभाला? दोस्ती में निभाना है तो फिर लेट गो करने की भावना होनी चाहिए तो ही संबंध टिकता है, नहीं तो संबंध नहीं टिकेगा। तो अब आपकी तीसरी चौथी आपके बाद भी पीढ़ी शुरुआत सातवीं सब हो गई, कितनी 3-4 पीढ़ी इकट्ठी हो गई? चौथी पीढ़ी चल रही है। द्विज और व्योमी वो चौथी पीढ़ी हो गई। ये घर दो परिवारों की 4 पीढ़ियों से चलती आ रही दोस्ती का जीता जागता उदाहरण है। इनके लिए मैत्री सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि रिश्तों में रची बसी एक भावना है जो बताती है कि सच्ची दोस्ती पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। जयपुर में स्वच्छ हवा के लिए एक नई पहल की जा रही है और इस नई पहल को शुरू किया है जयपुर एयरपोर्ट पर। यहां आने वाले पैसेंजर्स को साफ हवा की सौगात एक खास तकनीक के जरिए मिल रही है और यही है हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज भी। ओशन ट्री से एयरपोर्ट पर साफ हवा। जयपुर एयरपोर्ट पर एक अनोखी पहल की गई है। यहाँ भारत का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन बनाया गया है जो कि तकनीक और प्रकृति का एक अनूठा संगम है और इसकी बदौलत आने वाले यात्रियों को शुद्ध हवा मिल रही है। अमेरिका के पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बाद जयपुर एयरपोर्ट इस इनोवेशन को अपनाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। यहाँ टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर ऐसी ओशन ट्री तकनीक वाली 5 मशीनें लगाई गई हैं और इससे अब एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को प्रदूषित हवा की जगह साफ सुथरी हवा मिलेगी। एक ओशन ट्री की ऑक्सीजन बनाने की क्षमता लगभग 6 पेड़ों के बराबर होती है और ये तकनीक इस लिहाज से भी बहुत खास है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में जहां प्रदूषण कई बार लोगों की परेशानियां बढ़ा देता है, वहां ऐसी तकनीक से अब वायु गुणवत्ता को सुधारने में बड़ी मदद मिल सकती है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओशन ट्री तकनीक फायदेमंद तो है ही, लेकिन देश के अहम पर्यावरण नीतियों जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन पॉलिसी को भी मजबूती देती है। ओशन ट्री पर तकनीक पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता रिदम जान। एक ऐसी मशीन यहाँ पे बनाई गई है जो अपने आसपास के एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड सोख रही है और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। बहुत ही यूनिक ये मशीन है जो अभी जयपुर एयरपोर्ट पे इंस्टॉल की गई है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर। और
इसके फाउंडर हैं, इसके इनोवेटर हैं गौरव जी, जो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी कि क्या ये मशीन है और किस तरीके से आपके मन में ऐसी एक मशीन यानी कि ओशन ट्री जो आपने नाम दिया है उसको बनाने का आइडिया आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम गुड आफ्टरनून। और हम एक जयपुर बेस्ड स्टार्टअप हैं, क्लाइमेट टेक और डीप टेक के अंदर है। और मेरा पास बैकग्राउंड मरीनर का है, तो मैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था। तो मुझे ये आइडिया मर्चेंट नेवी में जब मैं शिप में था तब मुझे वहीं से आया था। ग्लोबली 76% ऑक्सीजन थ्रू वाटर बॉडी कंट्रीब्यूट होती है और पेड़ों का योगदान लगभग 24% या उससे भी कम है। वी बीइंग एज ए ह्यूमन हम लोग फोकस करते हैं लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, और जहाँ पेड़ों को लगने में 10 साल लग जाते हैं बड़े होने में, वहीं पे ये चीज़ आपको नेक्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अगली गुड न्यूज नोएडा से है। यहाँ रहने वाली अदिति ने दुनिया को बता दिया है कि सफलता के लिए जिद और जुनून दोनों जरूरी हैं। छठी गुड न्यूज बिल्कुल यही है। रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में अदिति का कमाल। अदिति राणा ने साउथ कोरिया में हुई एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। 4 बार नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी है अदिति के लिए ये एक बड़ी सफलता है और इस जीत के बाद अदिति की नजर अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेने की है। अदिति की सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल अदिति ने इस जीत के लिए जितनी मेहनत की है उतनी ही मेहनत उनकी मां ने भी की है। दरअसल रोलर डर्बी के लिए अदिति के साथ एक फीमेल कोच होना जरूरी था। ऐसे में अदिति की मां ज्योतिका ने खुद कोच बनने की ठानी और इसके लिए उन्हें स्केटिंग के बेसिक्स तक सीखने पड़े। ज्योतिका को सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ी, लेकिन अदिति की मां ने हार नहीं मानी और आज बेटी के सहारे वो खुद स्केटिंग की नेशनल कोच बन चुकी हैं। इस जीत के बाद अदिति के हौसले बुलंद हैं और अब उन्होंने अपना लक्ष्य और बड़ा कर लिया है। एज अ स्पीड स्केटर हमें सिखाया जाता था आंख बंद करके दौड़ते रहो जब तक विसल ना बजे। अब जब ब्रेक्स आए तो हमारा व्हील का जो गैप था 2 व्हील्स में वो भी कम हुआ, तो स्पीड उतनी जल्दी नहीं आती। जितनी मेहनत हमें स्पीड स्केटिंग में नहीं लगानी पड़ती थी उतनी मेहनत हमें इसमें स्पीड लाने में लगानी पड़ती है और उसके बाद एकदम से स्लो होना। तो पर मेरे जो कोचेस थे, मम्मी थी, उन्होंने बड़ा हेल्प करा मेरे को, चाहे वो हाथ पकड़ के ब्रेक लगाना सिखाया हो चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़ेंगे। राखी का त्योहार आने वाला है। राखी में सरहद पर तैनात जवानों की कलाइयां सूनी न रह जाएं, इसीलिए उन तक राखियां पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया है। सातवीं गुड न्यूज भी यही है। शिरडी से राखियां लेकर सरहद पर रवाना रक्षा रथ। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है और सरहद पर तैनात हर फौजी भाई के हाथ पर राखी हो, इसके लिए शिरडी से एक रथ रवाना हो रहा है। देश के कोने कोने से वैसे उनके लिए राखियां भेजी जा रही हैं। शिरडी में इस साल रक्षा रथ तैयार किया गया है जो कि कई राज्यों से राखियां लेता हुआ सरहद पर पहुंचेगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, भावनाओं का पर्व है। और इस साल ये रक्षाबंधन कुछ खास है, क्योंकि इस बार राखियां सिर्फ घरों की चौखट तक नहीं बल्कि सरहद के हर उस कोने तक जा रही है जहां देश के रक्षक हमारे वीर सैनिक तैनात हैं। यूं तो हर साल जवानों के लिए देश भर से बहनें राखियां भेजती हैं, लेकिन इस बार ये राखी का पर्व कुछ खास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला रक्षाबंधन है, वो ऑपरेशन जिसने देश को एक बार फिर अपने सैनिकों की बहादुरी का एहसास कराया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के कोने कोने से बहनें सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात भाइयों के लिए राखियां तैयार कर रही हैं। शिरडी के कोपरगांव की बहनों ने तो रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा रथ से 1 लाख राखियों को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर भेजने की अनोखी पहल की है। रथ पर जवानों के चित्र और अलग अलग मिसाइल के डमी लगाए गए हैं और जब ये रथ श्रीनगर के लिए रवाना हुआ तो बहनों ने पहले इस रथ की पूजा की और फिर राखियों से भरा ये रक्षा रथ जम्मू के लिए रवाना किया। रक्षा रथ 6 राज्यों से होते हुए श्रीनगर तक 2250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और खास बात यह है कि 25 शहरों से बहनों से राखी को लेकर ये रथ सरहद तक पहुंचेगा।
सभी राखियों को सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा। एक राखी जवानों के नाम, ये उपक्रम का प्रारंभ। ऐसा ही एक संगठन राजधानी दिल्ली में भी फौजी भाइयों तक राखी पहुंचाने का काम कर रहा है। दिल्ली में पूर्व सैनिकों का एक संगठन सिपाही है, जिसने 7 राज्यों से राखियां इकट्ठा की है। इन राखियों को सीमा पर तैनात फौजी भाइयों को भेजा जा रहा है, जहां ये राखियां रक्षाबंधन पर जवानों के कलाइयों पर सजेंगी। ये एक पूर्व सैनिकों का एक संगठन है जो कि देश भर से बहनों से उनके आंगन की मिट्टी और राखियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस गाड़ी से, ये गाड़ी कई स्टेट में होते हुए आई, वहां से राखियां इकट्ठा की गई और अब इन राखियों को सेना को हैंडओवर किया जा रहा है और ये राखियां फिर पहुंचेंगी हमारे सैनिकों के पास में और फिर उनका भी रक्षाबंधन उस तरह से मनेगा जिस तरह से हम और आप अपने घर में मनाते हैं। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।